attending RSC classes of English language. We welcome you to our session 2, in which we have a topic day-to-day spoken sentences in English. Dear learners, आज हम फिर एक बार से दोबारा से आपके सामने हैं और हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। हम हमेशा इंग्लिश स्पोकन के लिए ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं और ट्रांसलेशन यहाँ पर जो है हमारी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाती। हालांकि ट्रांसलेशन से हम फॉर्मल इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, लेकिन कई बार हमें इतना बोलना होता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर ट्रांसलेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें यूज करना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे किसी ने कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आप देखेंगे कि टेंस कौन सा है और किसी ने मुझसे पूछा है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो यू नीड नॉट से आई हैव, यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, यू विल से ओनली यस आई हैव। अगर नहीं किया तो नो आई हैवंट, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जो कि ये नेगेटिव एडवर्ब है, पर अपना सेंटेंस फिनिश कर देना होता है। अगर आपने नो बोला है तो आपका जो सेंटेंस है वो नॉट पर फिनिश होगा, अगर यस बोला है तो वो पॉजिटिव नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब पर फिनिश होगा। इफ somebody asks you can you do this, then you will say yes I can. Will you do this? Yes I will. And I will in contraction you will say yes I'll. तो इस तरह से आपको रेस्पॉन्सेस देने होते हैं। आइए इस सेशन 2 को शुरू करते हैं हम अपने सेंटेंस नंबर 1 से। झट से बैग बंद किया और चैन लगा दी, स्ट्रैप लगा दी, डोरी कस दी, बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर अगर चैन लगा दी वर्ड है तो आप जिप्ड अप कर सकते हैं। अगर आप बकल्ड कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसे जो पखा लगा हुआ होता है बेल्ट के अंदर, उसमें एक कांटा होता है, उसके अंदर से ला करके आप खोल के अंदर उसको डाल करके साइज वाइज खींच के टाइट करते हैं, जिसे पकड़ अप भी बोल सकते हैं। नहीं, जो भी आपका जिस तरह का बैग हो उस तरह की आप यहाँ पर सेंटेंस में अपने वर्ड को ऐड कर देंगे। आई स्लैम्ड द बैग शट, यहाँ तक आपको एकदम बोलना है, एंड स्ट्रैप्ड इट। और अगर ये फ्यूचर में है तो विल स्ट्रैप इट, और अगर विल पहले आप यूज कर चुके हो तो फिर विल को दोबारा यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ये भी फ्यूचर में है और ये भी फ्यूचर में है, तो आप कहेंगे आई स्लैम द बैग, तो इस स्लैम का ईडी हट जाएगा, आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप इट। यही विल इसमें भी काम आएगा, यहाँ पर आपको दोबारा विल लगाने की जरूरत नहीं होगी और वो विल दोनों के लिए कॉमन होगा। आई के साथ स्पोकन में विल और शैल दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जहां तक मक्खन का प्रश्न है, तो ये मत सोचिएगा कि मक्खन को ही हमने यहाँ पर वर्ड क्यों लिया। कोई भी चीज हो सकती है। जहां तक पुस्तकों का प्रश्न है, जहां तक छुट्टियों का प्रश्न है, जहां तक लाइट का प्रश्न है, जहां तक वेट का प्रश्न है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह के सारे वर्ड्स को अब जहां तक के लिए टिल वगैरह, बाय, ये सब नहीं लगाना है। जहां का मतलब कहाँ, वेयर वगैरह, ये सारे वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं। हम बात कर रहे हैं स्पोकन की, और जब आप स्पोकन की बात करते हैं तो वहां पर हर बात को एज इट इज ट्रांसलेट करने की नीड नहीं होती है, तो हो जाएगा एज फॉर द बटर। जहां तक बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। जहां तक बूढ़ों की सेवा का सवाल है, एज फॉर द सर्विस फॉर द ओल्ड पीपल, एज फॉर द रेस्पेक्ट फॉर द ओल्ड पीपल। तो यहाँ पर जिससे भी रिलेटेड आप बात करेंगे तो वहां पर एज फॉर के बाद आप द के बाद लगाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। एज फॉर द प्राइसेस ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर इस तरह से बोला, यही बात आप इस तरह से भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन में है। सो फार एज द बटर इज कंसर्न, तो आप कह सकते हैं सो फार एज the service of this company is concerned, as far as the working of this staff is concerned, so far as the system of this institution is concerned। तो ये आप एक साथ बोलेंगे। यहाँ पर 3 डॉट्स का मतलब होता है कि आगे बात जो भी आपको ऐड करनी है इसके बाद आप लिख देंगे। अब हम इसको अपनी लाइफ के किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें। मान लीजिए आप बच्चों के खेलने कूदने से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। आप कहेंगे सो फार एज द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन आर कंसर्न, दे आर नेचुरल, दे टॉक, दे प्ले, दे जंप, दे वर्क, नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। तो किसी भी बात के रेफरेंस में आप जब संबंध की बात बताएंगे तो संबंध बताने में आप सो फार एज के बाद उस, ये है आपका वेरिएबल, ये आपका बदल जाएगा। वो हो सकता है बटर हो सकता है बुक्स हो, शूज हो, मे बी एनीथिंग। मेरे लिए आज तक की सबसे विचित्र घटना है ये है। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं फॉर मी,
टुडे, बाय टुडे, दिस इज द मोस्ट स्ट्रेंज इवेंट फॉर मी, कुछ इस तरह से आप कहेंगे, सब गलत होगा। आप कहेंगे द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ। अगर आप पूरी को इसको ट्रांसलेशन की तरह बनाएंगे तो आप कहेंगे दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग ऑफ माई लाइफ, इन माई लाइफ, अबाउट हिज लाइफ। ये आप इस वाले पैटर्न को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको इस वाले सेंटेंस को कई बार रिवाइज करना है और बहुत जल्दी जल्दी बोल करके कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले इसकी जो पूरी डिलीवरी ऑफ वर्ड्स है वो आप बिना अटके पूरी तरह से बोल सकें। द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, तो यहाँ पर थिंक के बाद हल्का सा पॉज लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे आई हैव एवर हर्ड ऑफ। तो द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, तो ये पूरा आप एक साथ बोलना है। आई हैव एवर हर्ड ऑफ, आई हैव जो है इसको आपको आई के साथ ह का साउंड नहीं देना, आप कहेंगे आई हैव एवर हर्ड ऑफ, आई हैव एवर हर्ड ऑफ। तो एकदम इसको तेजी से बोलना है, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ। थोड़ा ही समय लगेगा, कई बार आप कहते हैं और बहुत छोटा सा पार्ट बोल करके छोड़ देते हैं कि भाई इस काम को कीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसका मतलब थोड़ा ही समय लगेगा। इट ओनली टू a little while, अब यहाँ पर है लगेगा, अगर लगेगा है तो आप यहाँ कर देंगे it will only take a little while, it will only take a little while। और अगर आप बोलते हैं लगा, थोड़ा ही समय लगा, तो it only took a little while। तो अगर पास्ट है तो भाई टेंस जो वर्ब है यू विल यूज अकॉर्डिंग टू योर ओन टेंस, तो आपको अगर पास्ट है तो जो है आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की आपकी प्लानिंग है, आपका कोई असम्पशन है, तो आप फ्यूचर के साथ इसको यूज करते हैं। अभी हम आपको एक बात और बता दें, हमने आमतौर से पढ़ा है, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, निम्न गा गे गी आते हैं, वो फ्यूचर होते हैं। यहाँ पर आपने देखा थोड़ा ही समय लगा, तो क्या यहाँ पर ये गा फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है? तो जो हमने सेंस को अंडरस्टैंड किया, तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल चलन है वो ब्रेक हो गया, वो मिथ टूट गया। तो यहाँ पर हमें गा के रूप में पास्ट मिला, तो हमने यहाँ पर टू का यूज किया। और विल ओनली टेक हम जब लगाएंगे जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हों। इट ओनली टेक्स अ लिटिल व्हाइल, इसमें थोड़ा ही समय लगता है। इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने में आपको एक बात बहुत अच्छे से माइंड में रखनी चाहिए, और वह बात क्या है कि जब भी आपकी कोई हिंदी है तो उसको एज इट इज ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत कीजिए, देखिए कि उसका इजीएस्ट फॉर्म क्या है, यानी पहले अपने सेंटेंस का सिंपलीफिकेशन कर लीजिए। मान लीजिए थोड़ा ही समय लगा इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा ही समय लगेगा इज इक्वल टू, इसमें बहुत देरी नहीं लगेगी इज इक्वल टू, ये थोड़ा ही टाइम लेता है, इसने बहुत ही थोड़ा टाइम लिया। इन कंक्लूजन जब हम देखें तो कुल मिलाकर के बात आती है टेक अ लिटिल व्हाइल। द मेन थिंग इज टेक अ लिटिल व्हाइल। अगर आप किसी को कह रहे हो ज्यादा समय नहीं लगेगा, देन इट्स इक्वल टू कि कम समय लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा वाला सेंटेंस दिमाग में सोच रहे हो तो आप ज्यादा वाले को ही लेकर ट्रांसलेशन बनाओगे। जैसे कि हम कहें कि वह बहुत लंबा नहीं है, इज इक्वल टू ही इज कंसिडरेबली शॉर्ट, वह बहुत बुरा नहीं है, वह बहुत बुरा नहीं है। तो नॉट बैड मान लीजिए मैं भूल गया हूँ स्पीकिंग के टाइम, तो मुझे याद आ गया कि वह काम चल जाएगा, ठीक है, काम चलाऊ है। तो इस तरह की बात को आप किसी दूसरे सेंस में इंग्लिश में उसको ले लीजिए। सेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अगर मैं किसी दूसरे सेंस में कहूँ तो बात थोड़ी गलत हो सकती है। आप कहिए कि आप उसको लिटरली उन वर्ड्स में ना कह करके उसी बात को किसी और तरह से कह दीजिए। आप बुद्धिमान हैं इज इक्वल टू आप बेवकूफ नहीं है। अगर मेरे को बुद्धिमान वाला सेंटेंस आता है, मेरे को बेवकूफ नहीं वाला बोलना है, तो मैं कहूंगा कि यू आर नॉट अ फूल मीन्स यू आर फेयरली वाइज, आप अच्छे से बुद्धिमान है, तो बात एक ही होगी। तो यहाँ पर वैसे ही आपको है ज्यादा समय नहीं लगेगा, इट मीन्स इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल। बस हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो समय है, समय को हमने अब तक टाइम यूज किया था, हमने यहाँ पर अ लिटिल व्हाइल। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट है वह है अ लिटिल व्हाइल। अभी किसी भी टेंस में आप यूज कीजिए।
इट का यूज हम वहां पर ज्यादा करते हैं जहां पर हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता है, टाइम शो करने में, डेट शो करने में, डे शो करने में, अपनी इमोशन शो करने में हम इट का यूज करते हैं। तो वैसे हमने यहाँ पर इट का यूज किया। तो इन सेंटेंसेस से अलग ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इसको आपको क्रैम करा रहे हैं, रटवा रहे हैं, और रट भी ले तो कोई बुरी बात नहीं है, बट अदर देन दिस आई एम ट्राइंग टू गिव यू मच मोर इंफॉर्मेशन other than this. Okay, now a little while का मतलब है थोड़ा सा टाइम। ओके, अगर कोई आपसे कहता है हाँ भाई कितना और समय, आप कहेंगे a little while, तो आपने it is भी कहने की जरूरत नहीं है। The main thing is a little while means थोड़ा समय, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्टोरी बना रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, स्टोरी में आया कि थोड़े ही समय बाद राजकुमार वहां से लौटा, तो आप लिखेंगे आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। तो मेन थिंग इज ये जो फ्रेज है अ लिटिल व्हाइल, ये आपने याद करना है। शीघ्र ही वह पहुंच गया, इन नो टाइम ही अराइव्ड। शीघ्र ही के लिए हमने बहुत सारे एडवर्ब्स लर्न किए हैं, सून है, क्विकली है, सडनली है, ठीक है, और जो भी आपको याद हो। लेकिन यहाँ पर हमें इन नो टाइम को लर्न करना है। हमें क्या लर्न करना है? इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब है कि तुरंत ही। इन नो टाइम मतलब इट विल नॉट टेक लॉन्ग। इट विल नॉट टेक लॉन्ग। जब भी आप समय में देरी लगने की बात करते हैं तो आप टेक के हिसाब से आगे चलते हैं, तो आप कहेंगे शीघ्र ही वह पहुंच गया वहां, यहाँ, जहां, वो आप ऐड कर लेंगे। इन नो टाइम इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट विल हैव टू गो थ्रू। इन नो टाइम ही अराइव्ड। शीघ्र ही वह वहां पर पहुंच गया। तो इन नो टाइम आपको माइंड में सेव करना है, और ही अराइव्ड, ही विल अराइव, ही अराइव्स, ये आपका वेरिएबल है, ये आपके टेंस के अनुसार आते चला जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6। कहां चले? कोई आप जा रहे हैं, आपसे कोई बोला कहां चले, तो एक ट्रेडिशनल हमारा सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग। तो ये हमें नहीं बोलना है, हमें कहना है वेयर आर यू ऑफ टू, वेयर आर यू ऑफ टू। तो वेयर आर यू ऑफ टू ये आपको याद कर लेना है। फिर से कहना कृपया, आपसे टीचर बात कर रहे हैं, किसी ने आपको बात बताई, अब आप उनका बहुत लिहाज करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं दोबारा, तो आप कहते हैं प्लीज रिपीट, प्लीज स्पीक इट अगेन। ये सारी एक्सप्रेशन जो है थोड़ी सी रूड है, नॉट सुटेबल है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे पार्डन। पार्डन के साथ स्पोकन में प्लीज भी कह देते हैं, लेकिन अगर हम इसको हायर फॉर्म में पढ़ें तो पार्डन के बाद प्लीज की जरूरत नहीं होती। पार्डन सर, पार्डन मैम, पार्डन ब्रो, पार्डन सिस, पार्डन मॉम। इट मीन्स कि द whoever is speaking will repeat his or her sentence। इसे कसकर पकड़ो। अब एकदम से समझ में नहीं आता, कर, कस में कर लग रहा है, फिर पकड़ो में होल्ड है, यू विल से होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट। इसे अब ऐसा नहीं है कि आपने इसी सेंटेंस को रटना है, आप इसको इसे वेरिएबल बना लीजिए। ये वेरिएबल है, जरा धीमे पकड़ो, होल्ड इट लाइट, होल्ड इट सॉफ्टली। अब इसी होल्ड को धीमे बोलो, स्पीक इट सॉफ्ट, डोंट स्पीक इट हार्श। इसी सेंटेंस को आप कई तरह से बदल सकते हैं। तो एक सेंटेंस को आपने एक वर्सटाइल पॉइंट बनाना है ऑन विच यू कैन स्पीक अ लॉट, जिसपे आप बहुत ज्यादा बोल सके। होल्ड इट टाइट। अब हमने थोड़ी देर के लिए इसे भी वेरिएबल बना लिया। हमने कहा लिसन इट केयरफुली। तो आप एक सेंटेंस को याद कीजिए बिल्कुल एज इट इज, और उसको फिर वेरिएशन दीजिए, उसको बदलिए कि आप कितनी जगह पर उसका यूज कर सकते हैं। आपने एकदम झटके से कहा खाओ मेरी कसम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क है। जब हम एकदम अपने इमोशन शो करते हैं, खाओ मेरी कसम, तो आप कहेंगे स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी। तो एकदम लगता है कि चेहरे पर स्वेयर ऑन मी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी खाने की कसम, अब हमने खाना माने तो ईटिंग सुना है। एवरीवेयर यू कांट यूज ईटिंग इन प्लेस ऑफ खाना बिकॉज सो मेनी मीनिंग्स कैन बी टेकन फ्रॉम खाना। तो यहाँ कसम खाने का मतलब है कि कोई किसी के ऊपर किसी को बहुत कुछ मानते हुए कोई बात कहना ताकि कोई हमारा विश्वास कर सके। तो स्वेयर ऑन मी, तो यहाँ पर जो है मी वेरिएबल है, यू, हिम, ऑन, जिसके ऊपर भी आपको कसम खानी है। फिर अगली एक्सप्रेशन है हाथ छोड़ो मेरा। हमने बोला हाथ छोड़ो मेरा, अगर मैंने ऐसे झटके से बोला तो यहाँ पर ये लगेगा हाथ छोड़ो मेरा, मैंने ऑर्डर दिया तो फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। तो ये एक्सक्लेमेशन में मैं लेकर गया इसको, एंड लेट गो ऑफ माई हैंड, लेट गो ऑफ माई हैंड, लेट गो ऑफ माई हैंड।
आपको ऐसे नहीं होना कि लेट गो ऑफ माई हैंड, जब भी ओ के बाद एफ सिंगल आता है ये ओ हो जाता है, ये फा नहीं बोलता है, ऑफ नहीं बोलना है। लेट गो माई हैंड, लेट गो माई हैंड। और हैंड का डी आपको एकदम क्लियर नहीं बोलना, आप कहेंगे लेट गो माई हैंड, यानी हैंड आपने डी तो बोला लेकिन उसको अंदर ही अंदर आधा फिनिश कर दिया, लेट गो माई हैंड। आत्मविश्वास जगाओ अपने में। हमें हिंदी में कुछ सेंटेंस कई अंदाज हो सकते हैं। आत्मविश्वास जगाओ अपने आप में, आत्मविश्वास जगाओ भाई अपने आप में। दूसरा आया आत्मविश्वास जगाओ ना, तो यही सेंटेंस अलग अलग टोन में अलग अलग मूड में आप कई तरह से कह सकते हैं, लेकिन वर्ड्स की अदायगी तो इन्हीं की रहेगी। तो आप कहेंगे इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यू प्लीज, आप कहेंगे इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यू। अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड पर कितना एम्फेसाइज करना है। इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यू। अरे आत्मविश्वास क्यों नहीं जगाते हो, व्हाई डोंट यू इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यू। तो आपने ये सेंटेंस सीखा, इसको कई तरह से कहना सीखे, सीधे सीधे से प्लेनली इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यू केवल ये याद करने के लिए है। जिस तरह से आपको जहां पर जितने प्रभावशाली तरीके से बोलना है उस तरीके को अपने अंदर ढालिए। But the first of all these things is that you should go through, you should learn this given sentence, install confidence in you. And always remember, whenever you speak in fluent English, in British accent, you don't use to. To, pure T isn't there any sound. You use to. Then you say, install confidence in you, install confidence in you, install confidence in you, install confidence in you. आप इसको स्पीड में बोलते जाइए, then it will be easy and you will use to. Now let's move on. खुद से ले लीजिए, कोई भी चीज रखी है आपने कहा खुद से ले लीजिए ना। अब ना की इंग्लिश नहीं बोलनी है आपको, खुद से ले लीजिए। हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ। उसने जानबूझकर कहा। अब ही सेड तो क्लियर है, अब जानबूझ की इंग्लिश नहीं पता, हालांकि बहुत सिंपल सेंटेंस है। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, इट मीन्स नोइंगली, इट मीन्स उसको ऑलरेडी इस बारे में जानकारी थी, उसने प्लानिंग किया, देन ही अटर्ड और स्पोक, तो ही सेड डेलिबरेटली। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बोला भी लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। कोई डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारी बातें वहां चल रही हैं, मैसअप हो रहा है, कुछ उलझन है, तो आप कहेंगे लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलिए अब आगे चलते हैं। या आप किसी को घुमा रहे हैं, लेट्स मूव ऑन। अगर आप आगे पढ़ा रहे हैं, लेट्स मूव ऑन। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलना नेवर मीन्स कि आपको स्टेप्स लेने हैं, वो पढ़ाने में हो सकता है, बात करने में हो सकता है, दिखाने में हो सकता है, और सो मेनी ऑन अदर डिफरेंट थिंग्स। सुनिश्चित करें, पक्का बताएं। आप बात कर रहे हैं तो आप किसी से पहले ये प्रॉमिस करवा लेना चाहते हैं कि सुनिश्चित करें पहले आप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तब मेरे पास पढ़ने आए, या आप कहेंगे सुनिश्चित करिए कि आप पंक्चुअल रहेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपके पेमेंट्स टाइम पर होंगे, सुनिश्चित करें कि आप अपने बात के पक्के होंगे। तो मेक श्योर दैट यू विल बी ऑन टाइम। ओके, मेक श्योर मतलब मेरे को पहले ये पक्का बता दें, मेक श्योर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप किसी से कहते हैं कि अगर आप अच्छी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनती होना जरूरी है, तो आप कहेंगे मेक श्योर यू आर हार्ड वर्कर टू गेट सक्सेस, अदरवाइज मेक श्योर यू आर हार्ड वर्कर ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस। तो मेक श्योर का मतलब है पहले इस काम का करना सुनिश्चित करें। इट मीन्स अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट गेट सक्सेस। तो मेक श्योर हार्ड वर्क इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। तो हमने पूरा इफ वाला पार्ट क्लोज का बदल दिया और उसकी जगह मेक श्योर लगा दिया। तो मेक श्योर का मतलब है कि इस बात को पक्का करें, तो मेक श्योर आप लगाएंगे। जल कर मर गया, ये मरमर की जरूरत नहीं है, रॉन्ग हो गया है, जल कर मर गया। अब ये हमने इनकम्प्लीट लिखा है सेंटेंस, वह लगा सकते थे और इसको अलग अलग यूज कर सकते थे, तो केवल इसे पार्ट समझिए। और जल कर मर गया कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। तो आप ये इतनी ही एक्सप्रेशन हो सकती है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आपने वर्क कर लिया, तो आप कहेंगे कर लिया। अब आप ये नहीं करें कि मैंने कर लिया है, तो इसी तरह से कहते हैं डिड यू डू योर वर्क, तो आप कहेंगे यस आई डिड। अब इतने आपने हिंदी बोली कर लिया, लेकिन इंग्लिश में जब आपने बोला तो आपने आई लगाना है और हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ देना है, और अगर आपका पास्ट नेगेटिव है तो सेकंड फॉर्म पर छोड़ देना है।
तो जलकर मर गया, चार्ड टू डेथ। अब यहाँ पर चार्ड क्या है? जलने के बाद जो स्थिति होती है, बॉडी अकड़ जाती है, काली पड़ जाती है, कोयले जैसी हो जाती है, तो उस सब का कॉम्बिनेशन है चार्ड। जैसे चारकोल, आप से इसको रिलेट कर सकते हैं, चार्ड टू डेथ, जलकर मर गया। ठीक है। अब अगर यहाँ पर वह आ जाए तो आप भी वह लगा देंगे। अगर आप कोई फ्यूचर के अंदेशा बता रहे हैं तो यहाँ पर मे चार आ जाएगा, विल चार आ जाएगा, टू डेथ। तो ये जो चार्ट है ये तो इस पास के अकॉर्डिंग लगाया है। यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर ओन टेंस इन विच यू आर टॉकिंग अबाउट। जलकर राख हो गया, ये भी पास है, ये भी पार्ट है, पास है। तो बर्न टू एशेज, पेपर्स बर्न टू एशेज। अगर पेपर जलाकर राख कर दिए गए तो वॉइस चेंज हो जाएगा, पैसिव होने पर आप कहेंगे पेपर्स वर बर्न टू एशेज। तो हम आपको बता दें कि जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फुल सेंटेंसेस हैं, कुछ केवल कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जगहों पर यूज करने में आसानी होती है जहां पर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन आपको किसी बात को एक्सप्रेस करना हो, और बहुत सारी जगहों पर। तो जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको बोलना आएगा, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न हाउ टू स्पीक। सो कीप ऑन लिसनिंग, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना अच्छा होगा। एंड फॉर दिस लिसनिंग आवर वीडियोस विल प्रूव अ लॉट, बहुत आपके काम आएंगी। तो इन सेशंस को जारी रखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और फ्यूचर में ग्रामर, लिटरेचर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश जारी रहेगा। तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और थंब इम्प्रेशन जरूर दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर यू, और आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।